औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं अपने तरफ से अपने तमाम पाकिस्तानियों को और मुल्क से बाहर जितने भी ओवरसीज़ हैं उन सबको ईद की मुबारकबाद देता हूँ। और इसके साथ साथ ही कल का जो वाक़या हुआ है गिलगित बल्तिस्तान के अंदर जो इंतख़ाबात हो रहे हैं उसमें पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का रास्ता रोकने के लिए एक मरतबा फिर हुकूमत ने जो है कमर कस ली है। और ये खौफ है कि कल जुनैद अकबर ख़ान पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सूबाई सदर और उनके साथियों को जो वहाँ पे कैंपेन करने गए हैं उनको वहाँ से गिरफ़्तार किया गया और फिर उनसे कहा गया कि जी गिलगित को फ़ौरी तौर पर छोड़ा जाए और आपने एनओसी नहीं ली। लेकिन दूसरी तरफ अगर आप देखें तो अपोजिशन जो हुक्मरान जमात हैं उनके तमाम लोग वहाँ जा रहे हैं, उनको बाकायदा प्रोटोकॉल मिल रहा है और प्रोटोकॉल के अंदर उनके लिए जलसे अरेंज किए जा रहे हैं। तो ये लेवल प्लेइंग फील्ड नहीं है और ये प्री पोल रैगिंग जो है वो शुरू हो चुकी है। इसी तरह असद कैसर साहब के लिए रुकावटें खड़ी की गई। कल उनसे मेरी बात हुई, वो उन्होंने आज जाना था गिलगित बल्तिस्तान इंतखाबी मुहिम में हिस्सा लेने के लिए, उनको भी वहाँ पे रोकने की कोशिश की गई। तो आई थिंक कि ये इंतहाई अफसोसनाक है, काबिल मज़म्मत बात है कि इस तरह जो 2024 का जो इलेक्शन हुआ था उसका एक्शन रिप्ले दिखाया जा रहा है और ये नताइज किसी सूरत पाकिस्तान तहरीक इंसाफ एक्सेप्ट नहीं करेगी। इस वक्त बड़े हसास मामला चल रहे हैं और गिलगित बल्तिस्तान, आज़ाद कश्मीर, इसमें फ्री एंड फेयर इलेक्शन ही एक अच्छा इक़दाम साबित हो सकते हैं। लेकिन अगर इस तरह की रिगिंग की जाएगी, लोगों के हकूक़ छीने जाएंगे तो उससे मज़ीद बेचैनी, अफरा तफरी मुल्क के अंदर बढ़ेगी और आई थिंक कि वो मुल्क के लिए बेहतर नहीं हो सकता। और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ एक पुरअमन सियासी जमात है, जमहूरी जमात है। इंशाअल्लाह ताला इस इक़दाम के ख़िलाफ़ पूरे मुल्क में जो है वो एक सियासी तौर पे पुरअमन अंदाज में हम अपना एहतजाज जारी रखेंगे और ये बताने की कोशिश करेंगे पूरी दुनिया के उन तमाम जो इस वक्त नज़रें जमाई हुई हैं, वो तमाम लोग, इदारे जो देखना चाहते हैं कि गिलगित बल्तिस्तान के इंतखाबात कैसे हो रहे हैं, उनको नज़र आ रहा होगा कि एक तरफा मामला बनाने के लिए, वही 24 का रिएक्शन रिप्ले बनाने के लिए ये सारे इकदाम हो रहे हैं और मैं इसकी मजम्मत करता हूँ। जब तक आप लेवल प्लेइंग फील्ड नहीं देंगे ये इंतखाबात किसी सूरत एक्सेप्टेबल नहीं होंगे और मज़ीद वहाँ के जो अवाम हैं उनके अंदर बेचैनी फैलेगी। दूसरी बात यह है कि इमरान खान को इस मरतबा फिर नमाज ईद की इजाज़त ना दी गई और उनकी फैमिली को मुलाकात की इजाज़त ना दी गई। मैं समझता हूँ कि यह इंसानी, आइनी और जमहूरी और कानूनी हकूक़ से उनको महरूम रखना है, जो इंतहाई काबिल मज़म्मत है। इमरान खान इस मुल्क के सबसे पॉपुलर लीडर हैं और साबिक़ वज़ीर-ए-आज़म रह चुके हैं। उनके साथ ये सलूक जेल के अंदर के उनको सिर्फ एक डरबनमा कमरे में बंद करना और उनसे मुलाकातों की इजाज़त न देना, आई थिंक कि ये बहुत ही गैर इंसानी सलूक है जिसकी हम मज़म्मत भी करते हैं और इंशाअल्लाह ताला पाकिस्तान तहरीक इंसाफ हर फोरम के ऊपर इसके ख़िलाफ़ आवाज़ उठाएगी। पहले ही हुकूमत जो है बड़ी मुश्किल में है। इस वक्त बदकिस्मती है कि जो हुक्मरान टोला मुसल्लत है वो अवाम के वोटों से नहीं आया है और यही वजह है कि उनको अवाम की कोई फिक्र नहीं है। आप देख रहे हैं कि मुसलसल महंगाई में इजाफा हो रहा है। ये लोग आए थे कि हम मईशत को ठीक करेंगे, मईशत को क्या खाक ठीक किया, उल्टा आप देखें कि कर्जे बढ़ गए हैं। 1,00,000 अरब से ऊपर का कर्जा चला गया है और हालांकि कहते हैं इमरान खान ने भी कर्जा लिया था। इमरान खान ने 57 अरब डॉलर का कर्जा लिया था और टेन्योर पूरा होने से पहले यानी कि 26 अरब डॉलर उन्होंने वापस भी कर दिया था। इस हुकूमत ने जो कर्जे लिए हैं 50,000 अरब से ज़्यादा जो कर्जा लिया है वो कर्जा कहाँ इस्तेमाल हुआ है, कौम पूछना चाहती है, क्योंकि रिलीफ तो कौम को नहीं मिला है। हमारी एक्सपोर्ट ख़त्म हो गई है। अब देखें कि रोज़ बरोज़ महंगाई में इजाफा हो रहा है, बिजली महंगी हो रही है, पेट्रोल महंगा हो रहा है और इस लिहाज से हमारे कारखाने बंद हो रहे हैं, वो कम्पीट नहीं कर पा रहे हैं दुनिया के साथ। और ज़ाहिर जब कारखाने बंद होंगे, जब आपकी एक्सपोर्ट नहीं होगी तो आपके टैक्स कलेक्शन में कमी आएगी, जो नुमाया कमी नज़र आ रही है उसका आवाम के ऊपर बोझ डाला जा रहा है। पेट्रोल लेवी के सूरत में अरबों रुपए
جو ہے حکومت بٹور رہی ہے اور اپنی نالائکی چھپانے کے لیے عوام کے اوپر سارا بوجھ ڈالا ہوا ہے. 250 روپے فی لیٹر پیٹرول مہنگا کر کے اور 10-15 روپے سستا کر کے بڑے اپنے آپ پہ وہ تاریخ کیا ہوا کہ جو ہم نے تو بہت بڑی ریلیف دے دی عوام کو. لیکن یہ مذاق ہے عوام کے ساتھ اور نہ تو کسی صورت عوام اس کو ایکسیپٹ نہیں کرے گی. ملک کے حالات بہتر نہیں ہیں. حکومت کو ہوش کے ناخن لینے چاہیے. کیا IMF اسی لیے بنا ہے کہ وہ عوام کی چمڑی ادھیڑے؟ IMF کو تو مریم نواز صاحب کے جو 11 ارب روپے کا انہوں نے جو جہاز خریدا وہ تو ان کو نظر نہیں آیا. پھر یہ کیوں کہ سارا ملبہ جو ہے وہ غریب عوام کے اوپر ڈالا جائے؟ آخر ایسا کیا وجہ ہے کہ ہم IMF کے غلام بنے ہوئے ہیں؟ تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ وقت آ گیا ہے کہ تحریک انصاف اب فیصلہ کرے گی اور پرامن تحریک چلائے گی پورے پاکستان کے اندر اپنے حق کے لیے، عوام کے حق کے لیے. مزید عوام کے حقوق غصب نہیں ہونے دیں گے اور نہ ہی عمران خان کے ساتھ جو زیادتی ہو رہی ہے اس کو مزید برداشت کیا جائے گا. یہ حد ہو گئی ہے. اب حکومت جو ہے یہ کہتے ہیں کہ اب وقت آ گیا ہے کہ اس حکومت سے نجات حاصل کی جائے. اور مجھے تو خوف آ رہا ہے کہ جو بجٹ آنے والا ہے اللہ جانے اس میں عوام کا کیا حال ہوگا، کیونکہ اس حکومت کے پاس ریلیف دینے کے لیے کچھ بھی نہیں ہے. اور اگر وہ ریلیف نہیں ملتا تو عوام کیا کرے گی؟ اس وقت سارا جو برین ہے وہ باہر جا رہا ہے، جتنی انویسٹمنٹ ہے وہ باہر جا رہی ہے، جتنے غیر ملکی سرمایہ کار ہے وہ اپنی کمپنیاں بند کر کے باہر جا رہے ہیں. تو اگر ہمیں یہ بتایا جا رہا ہے کہ ہماری خارجہ پالیسی بڑی اچھی ہے تو ہم نے اس خارجہ پالیسی کے ساتھ کرنا کیا ہے جس میں ہمارے عوام کے لیے کچھ نہیں ہے؟ یہی موقع تھا کہ حکومت پریشر ڈالتی امریکہ کے اوپر اور دوسری قوتوں کے اوپر کہ ایران ہمارا ہمسایہ ملک ہے، وہاں گیس بھی سستی، پیٹرول بھی سستا. اگر وہی اس کی تجارت کرنے کی اجازت اس وقت اگر آپ حاصل نہیں کر سکتے تو پھر آپ کو کبھی اجازت نہیں ملے گی. اور اگر حکومت یہی ایک کام کر لیتی تو میں سمجھتا ہوں کہ پاکستان کے لیے بہت بڑا ریلیف مل جاتا. لیکن بدقسمت یہ ہے کہ یہ جو حکمران ہے، غاصب ٹولہ ہے، یہ مسلط ہے اور ان کی وجہ سے پاکستان دلدل میں پھنستا جا رہا ہے.